हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा जीएनजी 2.0 सीरीज में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 4, एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानदार, शानदार और जबरदस्त। लेट्स गो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हम लोग समझते हैं? क्या समझते हैं बेटा एक्सचेंज रेट का मतलब? पहले थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट? अगर हमें एक्सचेंज रेट समझ आता है तो इस चैप्टर को समझने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। देखो सिंपल मतलब है कि एक कंट्री की करेंसी का एक यूनिट दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी के बदले एक्सचेंज करा जा सकता है। क्या बोला मैंने? द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ द करेंसी ऑफ अ वन कंट्री can be exchanged with the currencies of the another country is known as exchange rate। सिंपल सी बात, अगर मैं बोल रहा हूं कि $1 इक्वल टू 90 रुपीज, तो दिस इज अ सिंपली एन एक्सचेंज रेट कि $1 इतने रुपीज के बदले एक्सचेंज करा जा सकता है। तो यानी यही क्या है बेटा? एक्सचेंज रेट है। सिंपल। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। एक कंसेप्ट होता है बेटा डायरेक्ट कोट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। ये आपके ना बुक की समरी में लिखा हुआ है पॉइंट, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना। एक चीज समझते हैं छोटी सी, डायरेक्ट कोट होता है और एक हमारे पास होता है बेटा इनडायरेक्ट कोट। समझते हैं जल्दी से क्या होता है। देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना ऊपर, ये डायरेक्ट कोट है। मतलब कि जब हम फॉरेन कंट्री की करेंसी का एक यूनिट ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के कितने यूनिट्स के बराबर है। कहने का मतलब, जब मैं लिख रहा हूं यही वाली बात, $1 इक्वल टू 90 रुपीज, तो ये मैं डायरेक्ट कोट की बात कर रहा हूं। यानी फॉरेन करेंसी का एक यूनिट मेरी करेंसी के कितने यूनिट्स के बराबर है। जब मैं इस तरीके से एक्सचेंज रेट लिखता हूं बेटा, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? अगर इसी में मैं ये चेक करूं कि $1 कितने डॉलर के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा $1 इक्वल टू 1/90 राइट। तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट कोट, कि मैं अपनी करेंसी का एक यूनिट फॉरेन करेंसी के यूनिट्स के इक्वेट कर रहा हूं। तो दैट टाइप ऑफ कोट इज नोन एज इनडायरेक्ट कोट। ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी। चलो तो अब बेटा बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जल्दी से। लेट्स गो। तो एक्सचेंज रेट समझते बेटा फिर से। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, राइट। जब हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हमें उनकी करेंसी चाहिए ना उन्हें। अगर मेरे को कोई पेमेंट करेगा, मेरे को रुपीज चाहिए। अगर मैं यूएस के साथ ट्रेड करूंगा, मेरे को उनको डॉलर्स देने, क्योंकि दे रिक्वायर डॉलर्स, राइट। तो इसलिए मैं जरूरत पड़ती है। दे अकर व्हेन अ बिजनेस और अ पर्सन बायज और सेल गुड्स और सर्विसेज प्राइस इन अ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल, एन इंडियन कंपनी बाइज मशीनरी फ्रॉम यूएसए इन यूएस डॉलर्स, है ना। रुपीज तो नहीं देंगे हम उनको, क्या करेंगे वो रुपीज का? बोरोज और लेंड्स मनी इन फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल, टेकिंग अ लोन इन यूरोज एंड गिविंग अ लोन इन यूएस डॉलर्स। बिल्कुल हो सकता है। एंटर्स अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट टू फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज। आप किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोबारा आएगा आगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसकी, जब आप फ्यूचर की किसी डेट पर अपना कॉन्ट्रैक्ट की डेट फिक्स कर रहे हो कि हम फ्यूचर में इस डेट पे पेमेंट करेंगे आपस में एक दूसरे को, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और फॉर द फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज, अ डील टू एक्सचेंज करेंसीज एट अ सेट रेट ऑन अ फ्यूचर डेट। पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भैया इस रेट पे हम फ्यूचर में ट्रांजैक्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है बेटा? रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, राइट। चलो, डील्स विद द फॉरेन करेंसी इन एनी अदर वे, फॉर एग्जांपल बाइंग प्रॉपर्टी अब्रॉड, सेटिंग इंटरनेशनल लायबिलिटीज। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन इन्वॉल्व है कि जहां मुझे बाहर पेमेंट करनी है, किसी दूसरी कंट्री से साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो वहां मुझे एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। क्योंकि मैं अपनी करेंसी नहीं दे सकता, उनकी कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट है उन्हें, राइट। चलो, नाउ एक्सचेंज रेट रिजीम्स क्या है बेटा? सबसे पहले हमारे पास आता है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। सिंपल समझते हैं। फ्री फ्लोट मतलब जो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। यानी गवर्नमेंट जिस रेट को कंट्रोल नहीं करती, फ्री फ्लोट है वो रेट। मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है एक्सचेंज रेट का, क्या बोला बेटा? एक्सचेंज रेट का जो भी डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है मार्केट में, उससे जो फ्लक्चुएशंस आएंगी रेट में, दैट इज नोन एज फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इन अ फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट फोर्सेस दैट इज सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन करते हैं करेंसी वैल्यू विद नो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इन्वेंशन। सेंट्रल बैंक मतलब कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का कोई इंटरवेंशन नहीं है। सारा का सारा जो चेंज होने का रीजन होगा एक्सचेंज रेट का, वो क्या होगा बेटा? डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। जितना भी क्या चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, या हम कह सकते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इनसे जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस एक्सचेंज रेट वाले को हम क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
सिंपल सी बात। एडवांटेज क्या है इसके, सेल्फ रेगुलेटिंग है, कोई गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही तो सेल्फ रेगुलेटिंग है। एक्ट्स एज अ बफर, ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू ग्लोबल इकोनॉमिक चेंज, कुछ भी चेंज आ रहा है कल को, है ना, तो उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगा। भैया डिमांड बढ़ने लग गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो गई एक्सचेंज रेट कम हो जाएंगे, तो ऑटो एडजस्टमेंट चलता रहता है ना। एग्जांपल देखेंगे, इफ फॉरेन डिमांड फॉर कैनेडियन गुड्स राइजेस द कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथन, अगर हम कनाडा से ज्यादा गुड्स मंगाने लग जाएंगे तो हमें उनको पेमेंट करनी होगी ज्यादा, तो वहां से एक्सचेंज रेट की ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे तो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। मेकिंग एक्सपोर्ट कॉस्टलियर एंड बैलेंसिंग द डिमांड। सीधा सा इकोनॉमिक्स का रूल है भैया कि कहीं पर भी अगर डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है तो हम एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हैं ताकि डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को कंट्रोल करा जा सके, है ना। कुछ नुकसान भी है बेटा, जब रेट्स अचानक से बदल रहे हैं तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्या पता कब क्या हो जाए, आज ये रेट है अभी आधे घंटे के अंदर बदल जाए, 1 मिनट में चेंज हो जाए, तो बड़ा फ्लक्चुएशन है, तो बड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप, कुछ अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि ट्रांजैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो देखो करेंसी वैल्यूज कैन फ्लक्चुएट अनएक्सपेक्टेडली, रिस्क होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहे हो तो कितना रिस्क है कॉन्ट्रैक्ट में कि अचानक से पेमेंट गिर गई बढ़ गई तो किसी ना किसी एक पार्टी को तो नुकसान होगा, या तो पेमेंट करने वाली पार्टी को होगा ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, या रिसीव करने वाले को होगा उसको कम रिसीव होगा, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस, सडन फ्लक्चुएशंस, अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस, राइट। तो इसलिए बिजनेसेस मस्ट प्लान फॉर पॉसिबल एक्सचेंज रेट चेंजेस व्हिच इंक्रीजेस द अनसर्टेनिटी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। So these are certain uncertainties or we can say disadvantages of the free floating exchange rate system, ठीक है ना। नाउ अब आता है बेटा मैनेज्ड फ्लोट, ये थोड़ा सा मिक्सचर है, एक आता है फिक्स्ड जो इसके बाद आएगा। मैनेज फ्लोट में क्या है कि सरकार भी कंट्रोल कर रही है, सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है कि इतने लिमिट के अंदर अंदर ही फ्लक्चुएशन करो, इससे ज्यादा मत लेके जाओ, इससे नीचे मत लेके जाओ, मतलब गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है और मार्केट फोर्सेस भी है, दोनों के दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं कि डिमांड सप्लाई से भी फ्लक्चुएट हो रहा है एक्सचेंज रेट, है ना, डिमांड सप्लाई से भी हो रहा है फ्लक्चुएट, और साथ ही गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी चल रही है साथ साथ, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो अ मैनेज फ्लोट इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम जहां पे द करेंसीज वैल्यू इज मोस्टली डिसाइडेड बाय मार्केट, जहां पर मार्केट ही डिसाइड करती है, जैसा हमने फ्री फ्लोट में पढ़ा, तो कोई नई बात नहीं है, तो सेम बात है, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। बट यहां से इंपॉर्टेंट बात है, बट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक स्टेप इन समटाइम्स टू कंट्रोल द बिग चेंजेस, की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आ जाएं, तो इसलिए गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है और संभालती है सिचुएशन को, ठीक है जी। स्टॉप द करेंसी फ्रॉम राइजिंग और फॉलिंग टू फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रही है कम हो रही है तो गवर्नमेंट आके कहेगी थम जा भाई थोड़ा सा आराम से, है ना। कीप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव, इफ करेंसी गोज टू एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट सफर, अगर बहुत ज्यादा करेंसी हमारी एक्सपेंसिव होगी तो एक्सपोर्ट सफर करेगा, एक्सपोर्ट प्रॉब्लम होगी, है ना। कीप द इकोनॉमी स्टेबल, ये पर्पस होता है कि भैया कर लो फ्लक्चुएशन लेकिन थोड़ा सा लिमिट में करो, तो दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोट, की फ्लोट तो करो पर मैनेज तरीके से, फ्री फ्लोट नहीं होगा, गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहेगा। फिर आता है हाउ डू दे कंट्रोल इट, दे बाय और सेल देयर ओन करेंसी इन द मार्केट, कैसे रेट को बढ़ाते या कम करते हैं, जब भी रेट फ्लक्चुएट करना होता है तो अपनी खुद की करेंसी को ही बाय और सेल कर लेते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं डिमांड बढ़ जाती है, एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है, सेल करना शुरू कर देते हैं एक्सचेंज रेट गिर जाता है, कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो देखो if the currency is rising too much they sell it to low its value, बहुत ज्यादा तेजी से राइज कर रही है तो सेल कर देते हैं, है ना। इट्स फॉलिंग टू फास्ट तो बाय टू रेज इट्स वैल्यू, बहुत तेजी से बढ़ रही है तो बाय करना शुरू कर देते हैं ताकि रेट कम हो जाए, थोड़ा कंट्रोल हो जाए, है ना। फॉलिंग टू फास्ट मतलब थोड़ा सा रेट बढ़ जाए। समटाइम्स दे जस्ट अनाउंस देयर प्लान्स टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, कभी कभी सिर्फ अनाउंसमेंट कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं उनके कि बस इसको लिमिट कर दो, अब ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट करना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है उसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं, मतलब कोई वैसे कोई एक्शन नहीं लिया बाय सेल का, डायरेक्ट अनाउंसमेंट करके कंट्रोल कर दिया, समझ गए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ आता है फिक्स्ड, अब ये वो है जो गवर्नमेंट अपना फिक्स रखती है भैया रेट, जिसको वो हिलाती नहीं है, हिला ही नहीं सकती इस रेट को, ये वो रेट है जो गवर्नमेंट ने तय करा हुआ है कि इतना ही रहेगा, कोई भी मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई से इफेक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। द गवर्नमेंट सेट्स एंड मेंटेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन इट्स करेंसी एंड द अनदर, द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द करेंसी मार्केट टू कीप द रेट स्टेबल, यहां पर बिल्कुल स्टेबल रखा जाता है, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बनी रहती है ना। जितना रेट फिक्स रहेगा पहले से पता होगा, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि भैया रेट चेंज नहीं हो गए, तो पहले से अपने आप को सोच समझ के चलते हैं, प्रिडिक्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, राइट। एडवांटेज देखेंगे, स्टेबल रहती है करेंसी, फ्लक्चुएशन नहीं होती, रिस्क कम होता है, अभी मैंने बात करी, मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इजियर, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है, स्पेकुलेशन कम होती है, जो स्पेकुलेशन नहीं करते लोग, गिरते हुए रेट में खरीद लेते हैं, बढ़ते हुए में बेच देते हैं, तो इस तरह का स्पेकुलेशन थोड़ा कम होता है। पीपल डोंट एक्सपेक्ट बिग करेंसी चेंजेस, इन्फ्लेशन कम रहता है, फोर्सेज मॉनेटरी डिसिप्लिन, एक मॉनेटरी डिसिप्लिन रहेगा तो इन्फ्लेशन, प्राइस इन प्राइसेस, फॉल इन प्राइस, अचानक से मतलब फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे।
कॉन्फिडेंस रहता है कि इन्वेस्टर ट्रस्ट दी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर्स को एक भरोसा रहता है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हो रहा और ये लंबे समय तक स्टेबल ही रहेगा। ठीक है जी। फिर आता है पॉलिसी क्रेडिबिलिटी, बिल्ड्स ट्रस्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, कंट्री को लेकर क्रेडिबिलिटी बनी रहती है कि हाँ इसका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं होता तो ट्रेड में कोई नुकसान नहीं होगा। सिंपल है। चलो नाउ उसके बाद आता है बेटा नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। ध्यान से देखेंगे, देखो एक एक्सचेंज रेट वो है जिसपे हम ट्रेड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, सिंपल समझ आ रहा है। एक्सचेंज रेट वो है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो कमोडिटी है उसका रेट क्या है एज कंपेयर टू उसी कमोडिटी का रेट दूसरी कंट्री में क्या है। क्या बोला मैंने कि एक कमोडिटी का रेट हमारी कंट्री में क्या है और एज कंपेयर टू उसी कमोडिटी का रेट दूसरी कंट्री में क्या है, एक वो वाला रेट हो सकता है। तो देखो ध्यान से, नॉमिनल क्या है, इट इज द रेट, ध्यान से क्या लिखा बेटा, इट इज द रेट एट विच यू कैन एक्सचेंज वन करेंसी फॉर द अनदर, यानी करेंसी का एक्सचेंज रेट। जैसे 80 रुपए इक्वल टू $1 मींस नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज 80 रुपीज पर यूएस डॉलर। जो जनरली हम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, नॉमिनल होता है ना, जो एक्सचेंज रेट्स हम पढ़ते हैं जनरली। तो इट शोज हाउ मच फॉरेन करेंसी यू गेट फ्रॉम योर लोकल करेंसी। सिंपल, जिस रेट पर हम दोनों कंट्रीज आपस में अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं उसी को बोलते हैं बेटा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, राइट। फिर आता है बेटा रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या है, इट शोज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, जिस रेट पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर सकते हो उसे बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। करेंसी को एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना बात। जिस रेट पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड कर सकते हो दैट इज नोन एज रियल एक्सचेंज रेट बच्चों। इट रिफ्लेक्ट द परचेजिंग पावर अक्रॉस द कंट्रीज, कि एक चीज मेरे यहां पर 10 रुपए की और वहां पर $1 की है, तो उसका मतलब वहां की $1 की कमोडिटी मेरे यहां की 10 रुपए की कमोडिटी के बराबर है, तो परचेजिंग पावर डिटरमाइन होती है इससे। और उसको निकालने का फॉर्मूला एक जो आपकी बुक में ना गलत लिखा हुआ है, देखो भाई देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक डिवाइडेड बाय फॉरेन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है जो कि गलत है। हम इसको ठीक करके लिख रहे हैं यहां पर, इसको मैं कट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। ये आपकी बुक से लिखा हुआ है जो कि सरासर गलत है, हम इसको लिखेंगे ठीक करके बेटा, ठीक है। तो देखो ठीक करके क्या लिखेंगे हम इसको, ध्यान से हम नॉमिनल की हेल्प से निकालते हैं। नॉमिनल हमें पता है क्या होता है, इसी की हेल्प से निकलता है रियल, इसी की हेल्प से क्या निकलेगा बेटा, रियल निकलेगा। तो ध्यान से देखो, हम लेंगे अपना नॉमिनल एक्सचेंज रेट, है ना। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, जिस रेट पर करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय रहेगा डोमेस्टिक प्राइस और इनटू में रहेगा फॉरेन प्राइस, ऊपर रहेगा फॉरेन प्राइस। तभी तो कंट्रोल होगा, तभी तो कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अपनी करेंसी के हिसाब से, यूनिटरी मेथड, अपनी जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉरेन प्राइस से। जबकि जो आपके मॉड्यूल में है उसके अंदर आप देखेंगे डोमेस्टिक ऊपर दिखेगा, फॉरेन नीचे दिखेगा, जो कि गलत है। समझ गए मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप मॉड्यूल वाले फॉर्मूले से करोगे तो। याद रखना मेरी बात को, रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा बेटा, फॉरेन इंडेक्स और डोमेस्टिक इंडेक्स भी लिखा हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मतलब वही है सेम। या तो फॉरेन प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस दिया होगा, या फॉरेन इंडेक्स वैल्यू और डोमेस्टिक इंडेक्स वैल्यू दी होगी, तो बात एक ही है, डोमेस्टिक नीचे आएगा फॉरेन ऊपर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो कि भैया नॉर्मल एक्सचेंज, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू में एफपी डिवाइडेड बाय डीपी, ठीक है ना। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू में फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस, ये बेटा याद रखनी बात। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रियल एक्सचेंज रेट। बात समझ आ गई, सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला आएगा एग्जाम में, वैल्यूज डाल देना, आंसर निकाल देना। रियल एक्सचेंज रेट, एक दूसरा क्या पता होना चाहिए, फॉर एक्सचेंज वो रेट जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है। नॉमिनल क्या है, जिस रेट पर करेंसी एक्सचेंज होती है। समझ आ गई बात। अब एक तीसरा रेट भी है जिसके बारे में बड़ा थोड़ा सा डिस्कशन है, पर क्वेश्चन आ सकता है उसमें से। मैं आपको आपके मॉड्यूल का ही एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं उस टॉपिक का, ठीक है। अगर आएगा तो उन्हीं 4-5 लाइनों का जो एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में है उसी से रिलेटेड आएगा बेटा, उससे बाहर से नहीं पूछेंगे। देख लो ध्यान से क्या है जल्दी से। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये तीसरा एक और टाइप का एक्सचेंज रेट है जिसका नाम है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब रियल एक्सचेंज रेट तो पढ़ा था, इफेक्टिव क्या है ध्यान से देखते बेटा, जल्दी देखेंगे। अनदर एक्सचेंज रेट कंसेप्ट जो है वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो हमने पढ़ा उसका भी इफेक्टिव वाला वर्जन। तो जब हम इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज। मतलब दूसरी करेंसीज का हम क्या ले रहे हैं, वेटेड एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, बस ये फर्क है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, जितना भी टोटल होता है टोटल से डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो उतना डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि वेटेड एवरेज लेते हैं दूसरी करेंसीज का। हम वो कैलकुलेशन पार्ट में जा ही नहीं रहे जब हमें दिया ही नहीं हुआ, और ना वो एग्जाम में इतना पूछेंगे वाली बात, ठीक है ना। वर्बली पता होना चाहिए, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि वेटेड एवरेज वैल्यूज ली जाती है दूसरी करेंसीज की, डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर और इंडेक्स ऑफ कॉस्ट।
ये तो हो गई एक बात की निकलता कैसे है, जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। जो इसके पूछने के चांसेस है ज्यादा, जो पूछा भी गया है, वो ये है कि एन इंक्रीज, जब ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इंप्लाइज दैट एक्सपोर्ट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव एंड इंपोर्ट्स बिकम चीपर। क्योंकि अब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं ना, नॉमिनल होता है जिसपे करेंसी एक्सचेंज होती है, रियल होता है जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो। तो अगर ये रेट बढ़ेगा तो उसका सिंपल मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इंपोर्ट चीपर हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। क्योंकि मेरे लिए अगर एक्सपोर्ट महंगा हो गया और इंपोर्ट सस्ता हो गया तो गड़बड़ वाली बात है, मैं इंपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दूंगा, है ना, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कर नहीं पाऊंगा, यानी पैसा आएगा कम बाहर से, जाएगा ज्यादा, तो मेरा लॉस हो जाएगा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में। ये लास्ट की 3 लाइन से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है कि इसके इंक्रीज होने से क्या होता है और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस में क्या होता है। बात समझ आ गई बेटा, अच्छे से घुस गई दिमाग में। चलो नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब मार्केट क्या है, वो जगह जहां पर हम ट्रेड करते हैं, है ना, वो जगह जहां पर हम ट्रेड करते हैं, जहां पर हम एक्सचेंज करते हैं करेंसीज को, प्लेस, जैसे वर्चुअली भी हो सकती है, रियल मार्केट्स होती है वैसी वर्चुअल्स भी होती है ना। तो देखेंगे Forex market where the currencies are bought and sold, it is the largest financial market which daily transaction in billions of US dollars. 24 आवर्स चलती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फॉरेक्स मार्केट, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड, ऐसे बता रहा हूं। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलने वाली मार्केट है और डेली इतना इतना बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का ट्रेड होता है करेंसीज का डेली बेसिस पर, ठीक है ना। एक होते हैं इसके अंदर बेटा एक्टिव प्लेयर, जिनको मार्केट मेकर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि जो एक्टिव प्लेयर्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, मार्केट मेकर्स, ठीक है। देखो कमर्शियल बैंक हो गए, ब्रोकरेज हाउसेज हो गए, सेट देयर ओन एक्सचेंज रेट, ये अपना एक्सचेंज रेट खुद सेट करते हैं अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। ट्रेड फॉर क्लाइंट्स एंड देमसेल्व्स, स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब भाई कम होगा तो बेच दिया, कम होगा तो खरीद लिया, ज्यादा हुआ बेच दिया, तो अपने ये स्पेकुलेशन करते हैं और ये एक्टिवली खुद डायरेक्ट, इनके एक्शन से फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट इफेक्ट आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डायरेक्ट इफेक्ट आता है इनके एक्शन से। दैट इज वाई दे आर एक्टिव प्लेयर्स और वी कैन से मार्केट मेकर्स। अब कुछ लोग होते हैं जो पैसिव प्लेयर्स होते हैं, जो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं कर रहे कुछ, वो नॉर्मल अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर उनके किसी एक्शन की वजह से इनडायरेक्टली एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट जाता है। जैसे एक्सपोर्टर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट, हेजर्स। अब इनको क्या मतलब एक्सचेंज, ये तो अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके एक्शंस की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है। सो दीज आर पैसिव प्लेयर्स, मींस जिनसे इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ट्रेड्स आर सेट बाय एक्टिव प्लेयर्स, ट्रेड्स तो वो सेट करते हैं, है ना। एम फॉर सेटिंग ट्रेड पेमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ब्रांचेस, हेजिंग करेंसी रिस्क, टूरिज्म और ट्रेवल एक्सपेंसेस, ये सारा एम होता है हमारे पास पैसिव प्लेयर का, ठीक है जी। बात क्लियर होगी बेटा। चलो नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, कितने तरह की ट्रांजैक्शन है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखेंगे। एक होता है स्पॉट, नाम से पता लग रहा है ऑन द स्पॉट, कि आज ही हम करेंसी देंगे, आज ही डिलीवर करेंगे, काम खत्म, फ्यूचर पे कुछ नहीं डालेंगे। तो देखो ध्यान से, इमीडिएट करेंसी एक्सचेंज, सेटल्ड इन 2 डेज, 2 वर्किंग डेज का नॉर्मल टाइम होता है, पर उसको स्पॉट ही बोलते हैं, कि हमने कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं करी, इमीडिएट की बात करिए। रेट यूज स्पॉट एक्सचेंज रेट, जब स्पॉट ट्रांजैक्शन करेंगे तो स्पॉट एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। दूसरा देखेंगे फॉरवर्ड, जहां पर हम फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज करते हैं प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर, पहले से ही रेट को हम तय कर लेते हैं कि फ्यूचर में इस रेट पर ट्रांजैक्शन करेंगे, सिंपल। तो रेट कौन सा यूज होगा बेटा, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूज होगा। अगर हमारा फॉरवर्ड रेट आज के रेट से ज्यादा निकला, अगर बाद वाला रेट आज से ज्यादा निकला तो वो फॉरवर्ड प्रीमियम कहलाएगा। अगर बाद वाला रेट आज से कम निकला, मतलब आज रेट ज्यादा है बाद में कम हो जाए जाके, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट हो गया, फायदा हो गया हमारा, राइट। करेंसी फ्यूचर्स होते हैं उसके अलावा सिमिलर टू फॉरवर्ड बट स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, थोड़ा स्टॉक मार्केट की टर्म है, आप ये समझो कि सिमिलर इनकी तरह ही होते हैं, बट थोड़ा स्टैंडर्डाइज होते हैं और ट्रेड होते हैं प्रॉपर एक्सचेंज पे, है ना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं बेसिकली, मैं आपको बता देता हूं कि आप डायरेक्टली किसी कमोडिटी या करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर रहे, आप उस करेंसी या कमोडिटी के राइट को ट्रेड कर रहे हो। राइट टू सेल और राइट टू बाय चल रहा है वहां पर, ठीक है ना। डायरेक्ट बाय सेल नहीं चल रहा, राइट टू बाय या राइट टू सेल चल रहा है, ठीक है बच्चों। सो दैट आर नोन एज करेंसी फ्यूचर्स, क्लियर है। चलो नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देखो जी एक बात समझ लो, बहुत छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, टॉपिक समझ आ जाएगा। डिमांड और सप्लाई की बात करी, देखो कब डिमांड होगी एक्सचेंज रेट की और कब सप्लाई होगी। डिमांड हमेशा उन सिचुएशंस में होगी जब हमें पेमेंट करनी होगी बाहर। हम कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें हमें बाहर पेमेंट करनी है, सपोज हम बाहर लोन दे रहे हैं, सपोज हम बाहर कोई एसेट खरीद रहे हैं, सपोज हम बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज हम नॉर्मली यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। सपोज हम कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके अंदर यहां से पेमेंट बाहर जा रही है, तो हम एक्सचेंज रेट की डिमांड करेंगे। हम कहेंगे अपना एक्सचेंज रेट हमें दो कि हम किस रेट पर करेंसी को एक्सचेंज करके दें, है ना।
और अगर हमें पैसे रिसीव करने हैं बाहर से तो हम अपना एक्सचेंज रेट सप्लाई करेंगे। हम बताएंगे उन्हें कि हमें करेंसी इस रेट पे दो, तो हम उन्हें अपना एक्सचेंज रेट सप्लाई करेंगे जब भी हमें पेमेंट रिसीव करनी है बाहर से। और अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम एक्सचेंज रेट की डिमांड करेंगे। ये बात समझ आ गई? अब इस अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ो, एक ही बार में क्लियर होगा। देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? मतलब कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट। तो देखो डिमांड कब होती है फॉरेन करेंसी की, जो भी हमने बात करी, एक बार समझ रहे हैं जल्दी से। देखो पीपल एंड इंस्टीट्यूशन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी किस लिए? क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होता है इसलिए डिमांड करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करनी होगी बाहर। सेंड गिफ्ट्स और ट्रांसफर अब्रॉड, ग्रांट्स, अवार्ड, डोनेशन किसी भी फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट करनी होगी बाहर, बाय करना होगा फाइनेंशियल एसेट्स को। ध्यान से देखो हर एक पॉइंट में हम पेमेंट कर रहे हैं बाहर, है ना। ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट्स, पेमेंट करनी है बाहर। इन्वेस्ट इनडायरेक्टली इन फॉरेन बिजनेस, या फिर स्पेकुलेट और हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क के अगेंस्ट हेजिंग का मतलब होता है कि पहले से आप रेट डिसाइड कर लेते हो और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होते हैं, तो रेट के फ्लक्चुएशन का आपको नुकसान नहीं होता, रिस्क से बच जाते हो। ठीक है। नाउ सप्लाई कब होगा? जब हमें पेमेंट रिसीव करनी है। फॉरेन करेंसी फ्लोज इनटू डोमेस्टिक मार्केट थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग्स आ रही है हमारे पास। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ रहे हैं बाहर से, वन साइडेड ट्रांसफर जिसमें कुछ खरीद बेच नहीं हो रहा, नॉर्मल पैसे आ रहे हैं, जैसे आप बाहर पढ़ने जाते हो अपनी फैमिली को पैसे भेजते हो, लाइक दैट, है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो रही है अब्रॉड से, एफडीआई आ रही है बाहर से, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, फॉरेन डिपॉजिट्स है, बैंक डिपॉजिट्स, या फिर स्पेकुलेशंस हो रही है। तो इनमें से कुछ भी हो रहा है अगर जिसमें पैसा बाहर से आ रहा है तो हम अपना एक्सचेंज रेट सप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो इस केस में सप्लाई होगा फॉरेन करेंसी में। बात समझ आ गई? ठीक। चलो नाउ बेटा ये डिमांड सप्लाई का किस्सा समझते हो? अगर आप लोगों ने मेरे से माइक्रो में पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजी है, समझेंगे बात को ध्यान से, बहुत ईजी है बेटा। इसको टॉपिक को आप खुद से समझ सकते हो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। चलो अलग से बताता हूं शीट पे। देखो देखो मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको बोल, देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा ना सेम वैसा ही टॉपिक है, बस चेंज क्या हो गया मैं बता देता हूं। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस नहीं है, ये एक्सचेंज रेट है ना। ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट है, तो QE लिख देता हूं मैं, एक्सचेंज रेट की डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड ऑफ या क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट। तो अगर एक्सचेंज रेट की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी कब? जब मुझे पेमेंट करनी है बाहर, तो जितना ज्यादा मैं डिमांड बढ़ाऊंगा एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, R से R1 हो गया, तो जब मैं डिमांड बढ़ा रहा हूं तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, है कि नहीं। तो वही डायग्राम से सेम चैप्टर 4 वाले कर सकते हो बेटा। चलो उसके अलावा अगर आप कम करोगे तो एक बार वो भी देख लेते हैं जल्दी से, कम करोगे तो क्या होगा, देखो वो भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं भैया। ये रहा एक करंट डिमांड, करंट सप्लाई, इक्विलिब्रियम पे हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रखा है ऑलरेडी। अब क्या हुआ? अब मैं कह रहा हूं सप्लाई लेते हैं, चलो अब मैं कह रहा हूं सप्लाई बढ़ गया एक्सचेंज रेट का, तो सप्लाई बढ़ना मतलब ये, तो ये आ गया नया एक्सचेंज रेट, तो भैया पहले यहां पर था अब यहां आ गया, यानी कम हो गया। तो ये वाले टॉपिक से बेटा समझ गए। इसमें आप किसी को भी बढ़ाओगे कम करोगे उसका रिजल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ेगा हमारे एक्सचेंज रेट पे। सिंपल है, संभाल लोगे ना टॉपिक। तो देखो डिमांड कर्व हमारा, डिमांड कर्व स्लोपिंग एंड एक्सचेंज रेट फॉल्स, फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, डिमांड राइजेस, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग एंड एक्सचेंज रेट राइजेस, फॉरेनर्स गेट मोर डोमेस्टिक करेंसी, सप्लाई राइजेस। सारी बातें हमने डायग्राम से, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम डायग्राम से वैसे ही समझ सकते हैं, है ना बेटा। इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां पर दोनों बराबर होंगे, सप्लाई फॉरेन करेंसी डिमांड के बराबर होगी, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ करेंसी एक्सचेंज। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हम वैसे ही समझ सकते हैं डायग्राम से, खुद से बना के हमें इसको लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। समझ गए? खुद से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खुद से बना के 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे कि भैया अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा एक्सचेंज रेट पे। डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसके चांसेस वैसे भी कम है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है ना। चलो नाउ आगे मूव करते हैं बेटा। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ये वही है। अच्छा करेंसी एप्रिसिएशन आ गया। नाउ एक्सचेंज रेट शोज वेदर अ करेंसी इज गेनिंग और लूजिंग द वैल्यू कंपेयर टू अनदर। तो बेटा एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन, एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। एग्जांपल देखेंगे, अगर $1 इक्वल टू 70 रुपीज है और 75 हो गया, अब तो ये बहुत पुराने रेट्स हो गए ना, नए रेट्स के हिसाब से बात करते हैं कि $1 इक्वल टू 90 है और $1 इक्वल टू 96 हो गया, तो मेरी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। ये बस सोचो सर, ये 90 से तो 96 हो गया तो बढ़ रहा है। बहुत से बच्चों को तो खैर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पता होगी इसकी, फिर भी ध्यान से, अगर ये ऐसा दिख रहा है 90 से 96 तो बढ़ नहीं रहा बेटा, मेरी रुपए की वैल्यू गिर गई है क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। उसी $1 को लेने के लिए मेरे को पहले 90 रुपीज देने पड़ते थे और उसी $1 के लिए अब मेरे को 96 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो डॉलर महंगा हो गया ना, मेरे रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो जितना ये डॉलर महंगा होता जाएगा मेरे रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन द वैल्यू। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की, ध्यान से। तो ये क्या है मेरा डेप्रिसिएशन, और पहले देखो कितना था 70-75 के एग्जांपल से, तो पुराने वाली बात है, अब तो इस पे चल सकते हैं ना। तो भाई करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, अगर $1 इक्वल टू 90 रुपीज है बेटा और मैं कहूं $1 हो गया इक्वल टू 85 रुपीज, अब मेरा बेनिफिट हो रहा है।
अब मुझे उस $1 के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो नाउ दिस इज करेंसी एप्रिसिएशन, डोमेस्टिक करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है ना। तो देखेंगे एप्रिसिएशन इज द वैल्यू इंक्रीज कंपेयर टू द अनदर, फ्यूअर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट। पहले ज्यादा यूनिट चाहिए थे मेरे को अपनी करेंसी के, दूसरे का 1 यूनिट खरीदने के लिए, अब मुझे कम यूनिट चाहिए अपनी करेंसी के, दूसरी करेंसी का 1 यूनिट खरीदने के लिए। ये लिखा हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, ये सॉरी ये एप्रिसिएशन था, वो डेप्रिसिएशन है। यहां पर मुझे अपनी करेंसी के ज्यादा यूनिट चाहिए दूसरी करेंसी का 1 यूनिट परचेस करने के लिए एज कंपेयर टू बिफोर, है ना। तो देखो करेंसीज वैल्यू डिक्रीजेस कंपेयर टू अनदर, मोर यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी आर नीडेड टू बाय द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सिंपल मतलब है करेंसी की वैल्यू का बढ़ना और कम होना इज आवर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। रुपी डेप्रिशिएट लेस वैल्यूएबल, ठीक है। डॉलर एप्रिशिएट्स मोर वैल्यूएबल। समझ आता है आप लोगों को यार, सब समझ आता है, सारे शानदार बच्चे, शानदार जानदार बच्चे। अब बेटा डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, थोड़ा सा आप टाइपिंग हो गया यहाँ पे, तो देखेंगे सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ वैसी। देखो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों सेम बात है, करेंसी की वैल्यू गिर ही रही है। क्या बोला बेटा, डेप्रिसिएशन बोलो या डिवैल्यूएशन बोलो, दोनों में हो तो सेम ही रहे, करेंसी की वैल्यू गिर ही रही है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन होगा तो वो किससे होगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। डिवैल्यूएशन होगा तो ये गवर्नमेंट करेगी, बस ये फर्क है, बस यही फर्क है। सेम एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन के अंदर आएगा, करेंसी का एप्रिसिएशन और बेटा रिवैल्यूएशन। इसमें भी क्या होगा, करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और यहां पर रिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी का क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है रिवैल्यूएशन। करेंसी की वैल्यू बढ़ ही रही है दोनों केस में, पर यहां अपने आप हो रही है डिमांड, मार्केट फोर्स और डिमांड सप्लाई से, यहां पर गवर्नमेंट कर रही है। यहां पर करेंसी की वैल्यू गिर ही रही है, लेकिन इधर सरकार कर रही है और इधर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से गिर रही है वैल्यू, ठीक है। हाँ गिर रही है वैल्यू, राइट। चलो तो क्या समझ आया बेटा, एक बार देख लें यहाँ पर, ये लो डिवैल्यूएशन के ऑफिशियल डिक्रीज इन द करेंसी वैल्यू बाय गवर्नमेंट बैंक, दिस इज डिवैल्यूएशन, है ना। रिवैल्यूएशन के ऑफिशियल इंक्रीज इन करेंसी वैल्यू, तो ऑफिशियल वर्ड का मतलब है जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, राइट। यूज्ड एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल इन फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पेग्ड का मतलब ये जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जितना ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल होगा उसको पेग्ड एक्सचेंज रेट बोल देंगे। फ्लोटिंग में क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है क्योंकि करेंसी वैल्यू फॉल्स हो रही है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बाय गवर्नमेंट, है ना। सेम एप्रिसिएशन, अब करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैपेंस नेचुरली इन द फॉरेक्स मार्केट, खुद ही होता है अपने आप, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात समझ आई बेटा, बढ़िया सी है। चलो ना एक बार इफेक्ट देखते हैं, एक छोटी सी बात समझते हैं। देखो अगर मैं बोलूं मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, है ना, तो इसका मतलब ये है कि $1.90 से $1 हो गया इज इक्वल्स टू 96 रुपीस, है ना। तो यानी कि अगर इंपोर्ट से समझते, इंपोर्ट से आप कनेक्शन बना पाओगे। मुझे बाहर से अगर $1 की कोई चीज खरीदनी थी पहले, तो मैं 90 रुपए देता था और $1 की चीज खरीद लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसी चीज को खरीदने के लिए मुझे 96 रुपीस देने पड़ेंगे, तो मेरे लिए इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, मेरे रुपए की वैल्यू गिर गई है, इसलिए मेरा इंपोर्ट महंगा हो गया मेरे लिए, मुझे बाहर से खरीदना महंगा पड़ रहा है। तो इसी को दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम समझे कि एक्सपोर्ट के नजरिए से देखो, मेरी करेंसी की वैल्यू गिर गई है ना, तो मेरा एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रियों के लिए सस्ता हो गया होगा। तो दैट मींस डेप्रिसिएशन बेटा लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। अगर आपने एक पहलू समझ लिया तो दूसरे में उसका उल्टा है ना। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। तो सिमिलरली अगर करेंसी एप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, अब मेरा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। मान लो ये 90 से 85 हो जाए तो मेरे को इंपोर्ट करना आसान हो गया, तो मेरे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे पर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, मेरे गुड्स ज्यादा महंगे हो जाएंगे, मेरा एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा दूसरी कंट्रीज के लिए, तो वो कम करेंगे एक्सपोर्ट मेरे से। तो किसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या जाता है और एप्रिसिएशन का आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट जाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ना यहां देखेंगे अब डेप्रिसिएशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, बूस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स, अभी हमने बात करी, लोकल आउटपुट को सपोर्ट मिलता है, हेल्प टू क्रिएट जॉब्स, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंसेस, पैसा ज्यादा आएगा ना, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा कंट्री में। एप्रिसिएशन से क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड कम होती है, हर्ट्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है एप्रिसिएशन में, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, पैसा जाना शुरू हो जाता है बाहर, बाहर से पैसा आना कम हो जाता है, और जब एक्सपोर्ट कम हो गया तो मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, उनको मोटिवेशन कहां से मिलेगा, जब बना के बेच नहीं पा रहे बाहर, राइट। तो दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ दी करेंसी फ्लक्चुएशन। करेंसी फ्लक्चुएशन से बेटा ये मेन इफेक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत मेन काम के इफेक्ट्स है और कंसेप्चुअल इफेक्ट है, कोई रटने वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द यूनिट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 9। सो आई होप
ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर, बहुत ही इजी और मजेदार चैप्टर है। कुछ कुछ चीजें जो जो मैंने पॉइंट आउट करी उनको जरा ध्यान से पढ़ लेना भाई, वो एग्जाम में आएंगी, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।